हेलो माय डियर वंस। आज बात करने वाली हूँ पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के बारे में। मैं बहुत ही डिटेल में बताऊंगी कि पीटीएसडी की साइकिल कैसे चलती रहती है, क्या कॉजेज होते हैं, कैसे सिम्टम्स आते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, हीलिंग कैसे कर सकते हैं। तो ये सोल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो है, लास्ट तक देखना है। कि इसके एग्जांपल्स भी मैं बताऊंगी ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। एक स्ट्रेस डिसऑर्डर है जो किसी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस के बाद आपको टॉर्चर करता रहता है। तो इस वीडियो को देखना है, सीखना है और शेयर भी ज़रूर करना है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए अब जल्दी से अपनी बॉडी के, माइंड के रिस्पॉन्सेस को चेंज करने के लिए आपको ब्रेथ वर्क करना है, आपको मेडिटेशन करना है ताकि आपका नर्वस सिस्टम काम हो सके और आप जल्दी इस फेज़ से बाहर निकल सको। अब हम सीखना शुरू करते हैं। ये है पीटीएसडी की साइकिल, यानी कि किसी पर्सन का ट्रॉमा एक्सपोज़र हुआ। कुछ उसने आई विटनेस किया, उसके साथ कुछ हुआ या उसने किसी से सुना भी। कई बार हम सिर्फ सुनकर भी उस एक्सपीरियंस को हैंडल नहीं कर पाते हैं और फिर वो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, किसी दूसरे का था, लेकिन उसके बावजूद भी वो हमें हॉन्ट करने लग जाता है। या किसी भी पर्सन के साथ एक्चुअल में कुछ फिजिकल सेक्सुअल अब्यूज हुआ या किसी वॉर की वजह से किसी के साथ किसी भी लेवल पर कुछ भी ऐसा हुआ जो अनएक्सेप्टेबल था, उसकी बॉडी एंड माइंड उसे प्रोसेस नहीं कर पाए, उसे हैंडल नहीं कर पाए और वो उसके लिए ट्रॉमेटिक हो गया। तो ये कोई भी इवेंट होता है। अब ये जब होता है तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व हो सबके अंदर सेम रिस्पॉन्स आएगा। कई बार एक ही घटना में दो दो से ज़्यादा लोग होते हैं, लेकिन एक पर्सन के लिए वो इवेंट ट्रॉमेटिक हो गया और दूसरा पर्सन उससे बिल्कुल ईजिली बाहर आ गया, नॉर्मल। जैसे घर में किसी फैमिली मेंबर की डेथ हो गई तो एक बच्चा उनका बिल्कुल ट्रॉमा की तरह इसको एक्सपीरियंस कर रहा है, वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा और वहीं दूसरा बच्चा धीरे धीरे 2-4 दिन में नॉर्मल हो गया। तो इवेंट में अपने आप में कुछ ऐसा नहीं होता है जिसकी वजह से अब ये ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होगा ही होगा। ये पर्सन की अपनी अंदर की उसकी क्या कंडीशन है, वो किस तरीके से इवेंट्स को हैंडल करता आया है, उसके अंदर का कॉन्फिडेंस क्या है, वो चैलेंजेस को कैसे नेविगेट करता आया है, उसके साथ पास्ट हिस्ट्री क्या रही है, उसका चाइल्डहुड कैसा रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसे कलेक्टिवली मैटर करती हैं कि जब भी कुछ इस तरीके का अनएक्सपेक्टेड होता है, ट्रॉमेटिक होता है, पेनफुल होता है, तो वो कैसे उसे हैंडल करता है, वो सारी कंडीशनिंग भी बहुत मैटर करती है और उसकी अपनी बॉडी की क्या कंडीशन है, उसकी एनर्जी बॉडी की क्या कंडीशन है, उसके बिलीफ क्या है, उसके लिए क्या वैल्यूएबल ज़्यादा था, बहुत कुछ मैटर करता है। तो उस पर्सन के अंदर वो ट्रॉमा ऐसे सेट हो जाता है जैसे वो इवेंट अभी भी ओवर नहीं हुआ। तो सबसे पहले तो साइकिल में ट्रॉमा एक्सपोज़र ही होता है। अब जब भी वो होता है तो हर एक इवेंट की कोई मेमोरी बनती है, तो मेमोरी स्टोर हो जाती है डेंजर की तरह। वहाँ पर अमिगडाला उसको मीनिंग दे देता है कि इट्स डेंजरस और उसके साथ जितनी भी डिटेल्स थी उस सब को भी वो स्टोर कर लेता है। पांचों सेंसर्स ने जितनी भी डिटेल्स कैच की हैं वो सब कुछ अंदर स्टोर हो जाती हैं और अमिगडाला उस चीज़ को इतना इम्पोर्टेंस देता है कि वहाँ पर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की चल नहीं पाती है। यानी कि इवेंट ओवर होने के बाद भी आप अगर उसे कुछ डिफरेंट मीनिंग देने की कोशिश करते हैं या फिर कोई और आपको समझाने की कोशिश करता है कि इसे एक्सेप्ट करो, मूव ऑन करो, मतलब रैशनलाइज़ करने की कोशिश करता है, बट अमिगडाला वो होने नहीं देता क्योंकि उसने क्या स्टोर कर रखा है इस मेमोरी को एज़ डेंजर और उसके साथ सारी की सारी डिटेल्स बहुत विविडली उसने स्टोर कर रखी होती है। अब आपके मल्टीपल ट्रिगर्स बन गए हैं। पांचों सेंसेस से कहीं से भी कोई साउंड, कोई से रिलेटेड वर्ड, कोई मिलते-जुलते फेसेस, कोई रिलेटेड इवेंट, कुछ भी वो आपके इंटरनल मेमोरी बेस भी हो सकता है ट्रिगर, एक्सटर्नल भी हो सकता है। कुछ भी आपके लिए ट्रिगर बन सकता है, कोई स्मेल, कोई टेस्ट, कुछ भी जो उससे रिलेट करेगा। कहीं पर भी हल्की-सी भी कुछ रिलेशन लगे तो आपके माइंड को, तो वो उसे आपका ट्रिगर बना सकता है। तो आपको ट्रिगर्स एक्टिव हो जाते हैं। अब सर्वाइवल रिस्पॉन्स आता है, एकदम से फाइट, फ्लाइट, फ्रीज,
फ़ोन मोड में आप चले जाते हैं और आपकी कभी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, कभी ब्रीथिंग अनइवन हो जाएगी, तरह-तरह के इस तरीके से सर्वाइवल रिस्पॉन्सेज़ आना शुरू हो जाते हैं, जैसे ही ट्रिगर को आप एक्सपोज़ होते हैं। अब सिम्पटम्स आते हैं और एक इंसान को ना एकदम कोपिंग के लिए होता है, तो अब एक इंसान को फ्लैशबैक्स आने लग जाएँगे, उसको नाइटमेयर्स भी आने लग जाते हैं। कई बार अनएक्सपेक्टेडली कुछ बाहर से लग नहीं रहा है कुछ भी है, लेकिन उसकी हार्ट बीट बहुत अनइवन हो गई, उसको आईबीएस के सिम्पटम्स आने लग गए हैं। अब वो इंसान बहुत परेशान है, क्योंकि बाहर तो कुछ ऐसा हो नहीं रहा है, वो दूसरे लोग भी एकदम से समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। ये सब चीज़ें जो बॉडी ने स्टोर कर रखी है उस ट्रॉमा के रिस्पॉन्स को, या मेमोरी बेस हो रहा है, तो इस तरीके से वो चीज़ें हॉन्ट करने लगती है। माइंड बहुत ही कैटास्ट्रॉफिक वे में कुछ प्रेडिक्ट करने लग जाएगा। जो असम्पशन बेस एकदम वर्स्ट केस सिनेरियो जो दिमाग में आ रहे होते हैं, या फ्लैशबैक्स एकदम से आ रहे होते हैं, वो इतना ओवरवेलमिंग होता है एक इंसान के लिए कि वो समझ ही नहीं पाता उस टाइम पर कौन सी कुकिंग मैकेनिज्म में यूज़ करूँ। तो यूजुअली लोग ना अवॉइड करना प्रेफर करते हैं। तो वो अवॉइड करते हैं, उनको लगता है कि वो अपने आप को बचा रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअल में और ज़्यादा फँस रहे होते हैं। तो यहाँ पर जब इतने सीवियर सिम्पटम्स आते हैं, तो टेम्परेरी रिलीफ के लिए लोग रीएश्योरेंस लेते हैं, अवॉइडेंस लेते हैं, या उस फीलिंग को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, या किसी पर्सन से एकदम से सेफ्टी के लिए डिमांड करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि बहुत ही पैनिकिंग होता है इस तरीके के सिम्पटम्स। तो टेम्परेरी रिलीफ के लिए ये जो सब सप्रेशन, अवॉइडेंस, रीअश्योरेंस वगैरह इस टाइप के जो सेफ्टी बिहेवियर्स लेते हैं, ये सब प्रॉब्लम को और बढ़ा देते हैं, क्योंकि इससे बस इल्यूजन लगता है कि हमको रिलीफ मिल रहा है, बट रिलीफ होता नहीं। तो इससे क्या होता है, रीइंफोर्समेंट हो जाता है, वो सारी के सारे जो पास्ट में हुआ था, जिसे हैंडल नहीं कर पाए थे, वो सब रिफ्रेश हो जाता है। एक पर्सन हेल्पलेस फील करता है, क्योंकि वो जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहा होता, वो खुद इससे बहुत परेशान होता है, उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसकी मेमोरीज उसको हॉन्ट कर रही होती है, पीछा नहीं छोड़ रही होती है, और उसकी बॉडी माइंड से पहले रिएक्ट कर रही होती है, क्योंकि जो भी ट्रॉमा के एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो आपकी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। आपका नर्वस सिस्टम, यानी कि आपका अमिगडाला बहुत ओवर एक्टिव हो रहता है, एकदम हाइपर विजिलेंट मोड में रहता है, छोटी छोटी चीज़ों को भी ऐसे बिग थ्रेड्स की तरह स्कैन करता है। आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की, जो आपका रैशनलाइज करने की पावर रखता है, उसकी पावर्स को सप्रेस कर देता है अमिगडाला, और सारा का सारा बॉडी की तरफ जितने भी सिग्नल्स आते हैं कि इमरजेंसी मोड में रहो, एकदम फाइट फ्लाइट, एकदम से वो उस मोड में रहने शुरू कर देती है आपकी बॉडी। एक सर्वाइवल रिस्पॉन्स में रहना शुरू कर देती है। तो आपकी बॉडी आपके सबकॉन्शियस माइंड से इतना क्लोजली लिंक्ड है, और वहीं पर ये सारी स्टोरेज है। तो वो क्या होता है कि वो जस्ट सेल्स भी होता है ना, तो एकदम से रिस्पॉन्स आने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आप भी आपके ब्रेन के लिए क्या है, बेटर सेफ देन सॉरी। ये पॉलिसी पर आपका ब्रेन चलता है, उसके लिए आपका सर्वाइवल इम्पोर्टेंट है। आपकी ग्रोथ, आपका आगे बढ़ना उसके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना आपका सर्वाइवल इम्पोर्टेंट है। तो ब्रेन ये फॉलो करता है बेटर सेफ देन सॉरी पॉलिसी, तो इस वजह से वो सिर्फ जस्ट लग रही होती है असम्पशन बेस्ड, उस पर भी एकदम से रिस्पॉन्सेज देना स्टार्ट कर देता है। और अभी भी इमेजिनेशन और रियलिटी में ब्रेन बहुत अच्छे से डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है। तो इन दोनों डाउनसाइड की वजह से एक पर्सन बहुत इजीली कोप अप नहीं कर पाता। उसको यूजुअली एक ट्रेन्ड थेरेपिस्ट की हेल्प की ज़रूरत पड़ती ही है। लेकिन अगर फैमिली मेंबर सपोर्टिव हो, या वो पर्सन खुद एक करेज अपने अंदर से जुटाए, तो घर बैठे भी इसकी हीलिंग हो जाती है। लेकिन सिम्टम्स इतने सीवियर आते हैं और एकदम पैनिक अटैक्स आ रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कई बार बहुत चैलेंजिंग लगता है। तो ये थी पीटीएसडी की साइकिल। अब मैं आपको क्विकली एग्जांपल देती हूँ। मेरे पास एक लड़का आया, उसने अपनी मदर को अपनी आंखों के सामने मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगाते हुए एक्सपीरियंस किया। 9 साल का लड़का। उसके फादर और मदर में बहुत झगड़ा रहता था, और एक दिन बहुत ही ज्यादा झगड़ा बढ़ गया। तो माँ ने उसके फादर को इस तरीके से धमकी दी कि आज मैं अपने आप को खत्म कर लेती हूँ, तुमने मेरी जिंदगी बहुत दुखों से भर रखी है, कलेश ये वो सब कर रखी है। अब उन्होंने ये नहीं कि अपने बेटे को दिखाने के लिए ऐसे उसके सामने आग लगाई थी, वो तो बहुत गुस्से में थी, वो आउट ऑफ कंट्रोल थी। तो घर में मिट्टी का तेल रखा हुआ था, उन्होंने अपने ऊपर छिड़का और माचिस की तीली लगा ली, उन्होंने आग लगा ली। और वो बच्चा उस कमरे में नहीं था जहाँ जिस कमरे में ये हो रहा था, लेकिन शोर शराबा सुनकर और ये सब चीजें, माँ की चीखें सुन के वो बच्चा आ गया। तो उसने अपनी आंख से देखा, 9 साल के बच्चे ने अपनी माँ को जलते हुए, तड़पते हुए इस तरीके से।
तो वो सब उसके लिए बहुत ही ट्रॉमेटिक था। तो वो हैंडल ही नहीं कर पाएगी, 9 साल का बच्चा होता ही कितना है, अगर और बड़ा भी होता तो ये सभी के लिए बहुत ही पेनफुल है एक्सपीरियंस। तो उसके अंदर वो चीज़ इतना ज़्यादा ट्रॉमेटिकली स्टोर हो गई और वो बहुत सारे ट्रिगर्स उसके लिए बन गए। किसी भी तरीके का कोई भी ऑयल उसका ट्रिगर बन गया, ऑयल की बॉटल्स सारी की। इवन टीवी में एडवर्टाइज़मेंट भी आता था, कोई भी ऑयल, वो मिट्टी का तेल नहीं, लेकिन कोई भी नॉर्मल हेयर ऑयल का भी अगर ऐड, वो भी उसके लिए ट्रिगर बन गया। उसके लिए मैच बॉक्स, लाइटर्स, कोई स्मोक कर रहा है, कहीं पर भी कुछ भी, सब उसके लिए ट्रिगर बन गया। अगर कहीं से भी, किसी की भी थोड़ी-सी भी चीखने की या लाउड वॉइस है, वो सब उसके लिए ट्रिगर बन गए और वो फ्लैशबैक्स जो आते थे, रात-रात में उसको पसीने-पसीने होकर उठ जाना एकदम से, उसको अपनी मदर की वो चीखों की आवाज़ सुनाई आती थी, वो जलता हुआ सीन दिखाई देता था, तो बहुत कुछ इस तरीके से उसके लिए वो एकदम से ट्रॉमा का हिस्सा बन गया। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है। दूसरा एग्ज़ाम्पल बताती हूँ, एक लड़की के साथ उसी के कज़िन ने उसको सेक्सुअली बहुत हैरेस किया। वो अपने बुआ के यहाँ रहने गई थी और वहाँ पर उसका कज़िन उसको सेक्सुअली बहुत हैरेस करता था, तंग करता था और उससे फ़ोर्स करता था बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ कराने के लिए जो कि कज़िन्स नहीं करते हैं। तो वो उसके लिए जो एक्सपीरियंस हुआ, जो 1 वीक वहाँ रुकी और वो कह नहीं पाई और लगातार बार-बार रिपीट मोड पे उसके साथ हुआ, तो वो उसके लिए एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस बन गया और उसके फ्लैशबैक्स आना और उसको अपने आप से हेट्रेड डेवलप हो जाना, उसको हर एक इंसान से डर लगना, उसके खुद के रियल ब्रदर से भी उसको डर लगने लग गया। इवन उसके फादर भी रूम में आते थे, कदमों की आहट भी उसके लिए ट्रिगर बन गई और वो बहुत ज़्यादा डर जाती थी, काँप जाती थी उसको। ऐसा लगता था कि पता नहीं कौन कब उसको कंट्रोल करके कुछ ऐसा करा देगा। तो ये मैंने आपको इन 2 एग्ज़ाम्पल दिए हैं, जिस ऐसे तमाम एग्ज़ाम्पल हैं और एक और देती हूँ। एक लड़की, उसकी मदर की डेथ हो गई और वो उसके लिए बहुत बड़ा ट्रॉमा छोड़ गई। वो इकलौती बच्ची थी और उसकी मदर से उसका बहुत ही गहरा बॉन्ड था। ऐसा कि जैसे उसकी मदर उसकी पूरी दुनिया, मतलब बहुत ही छोटी-सी दुनिया थी उसकी मदर। अब वो मदर की सडन डेथ होने की वजह से वो बच्ची बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में आ गई, हैंडल नहीं कर पाई उस चीज़ को, अपनी लाइफ़ को लेके बहुत अनसर्टेन फ़ील करने लगी और वही जो उसकी मदर का डेथ का इवेंट था, वो उसके लिए एक ट्रॉमा बन गया। तो ऐसे लोग एक्सपीरियंस करते हैं। अब मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि कई बार ऐसा होता है कि कोई एक इवेंट है और उसमें काफ़ी सारे लोग हैं, लेकिन सब पर ज़रूरी नहीं कि इक्वल इवेंट आएगा। तो इवेंट की बात नहीं होती है। हम कैसे उसे प्रोसेस कर रहे हैं, हमारा सिस्टम, बॉडी, माइंड कलेक्टिवली उसको कैसे हैंडल कर रहा है, इस बात पर डिपेंड करता है। तो ये थी पीटीएसडी की साइकिल। चलिए आगे देखते हैं हम कि कॉजेज़ के बारे में बताती हूँ मैं आपको। इसमें कोई भी फिज़िकल और सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ, अभी मैंने एग्ज़ाम्पल दिया उस लड़की का। इमोशनल अब्यूज़ हुआ हो या कोई भी क्रॉनिक नेग्लेक्ट हुआ हो, किसी भी तरीके से इमोशनली ना बार-बार, बार-बार किसी को कुछ गलत बोला जा रहा है, बहुत ज़्यादा उसको नीचा दिखाया जा रहा है या किसी के लिए कोई अवेलेबल ही नहीं है, जब भी इमोशनल नीड थी तो ऐसा लग रहा है कि कोई है ही नहीं मेरा दुनिया का, तो इससे बहुत ज़्यादा अकेलेपन का, इनसिक्योरिटी का एहसास हो गया। तो उसमें भी मल्टीपल ट्रिगर्स बन जाते हैं और बहुत ही छोटी-छोटी सी बात भी ना ऐसा लगता है जैसे ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो रहा है। इसी तरीके से कोई भी एक्सीडेंट या मेडिकल ट्रॉमा हो गया हो, है ना? जैसे मैं आपको खुद ही बताती हूँ कि एक बार मैं अपने हस्बैंड के साथ दिल्ली जा रही थी, तो हमारी कार के आगे एक बाइक निकली और पता ही नहीं था हमारी आँख के आगे से निकल रही थी कि ऐसा कुछ होने वाला है अगले कुछ ही पलों में। तो वो जो लेडी पीछे बैठी हुई थी, उसने साड़ी और साड़ी का पल्लू ऐसे गले में उसने वो कर रखा था। पता नहीं कैसे उसका वो पल्लू जो बाइक का पहिया है उसमें आया और वो एकदम से गिरी और वो घिसटती हुई चली गई। उसके हस्बैंड को एकदम से शायद सेंस नहीं लगी, स्पीड इतनी थी कि वो सेंस नहीं लगी और वो जो है ना घिसटती चली गई और एकदम से वो जो डिवाइडर में जाके टकराई, उसका सर फटा। हमारी आँखों के सामने ही ऐसा हुआ और वो एकदम से खूनम-खून और बिल्कुल गले में उसकी साड़ी अटक गई थी और पता चला कि ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई, क्योंकि सबने वो गाड़ी रोकी और रोक कर एकदम से ढेर लग गई थी। तो ये चीज़ मैंने अपनी आँखों से देखी। तो 1-2 दिन तक मेरे भी दिमाग में वो सीन रिपीट होता रहा और मतलब मुझे भी अंदर से, मैं जानती भी नहीं थी वो कौन है ना? बस ये था कि मैंने अपनी आँख से देख लिया ये एक्सीडेंट। तो वो मेरे को ना इतना अंदर तक वो लगा कि यार लाइफ़ कितनी अनसर्टेन है ना। अभी अच्छे खासे बेचारे पता नहीं कहाँ जा रहे होंगे, है ना? कुछ ऐसा लग ही नहीं रहा था, सब नॉर्मल, जैसे हाथ में कुछ बैग भी था, वो कैसे जा रहे होंगे, घर में बच्चे होंगे, पता नहीं क्या। ऐसे सोचा मैंने उस टाइम पर कि लाइफ कितनी अनसर्टेन है और उस टाइम ना बिल्कुल आपको
ऐसा लगने लगता है कि बस कितना गॉड का ग्रेस है कि आप सेफ हो। और वो करके मैंने थोड़ी देर सोचा और वो सीन मेरी क्योंकि बिल्कुल आँखों के सामने हुआ और मेरे हस्बैंड ने भी विटनेस किया, हम दोनों ही गाड़ी में थे। लेकिन मेरे को 1-2 दिन तक ना वो चीज़ क्योंकि मैंने बहुत सोच लिया उसको इमोशनल एंगल से, तो मुझे 1-2 दिन तक ना वो याद आया। लेकिन फिर धीरे-धीरे मैंने उसको चीज़ को मतलब अपने अंदर से एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है भाई, अब जो जिसके साथ होना होता है तो वो होता ही है। वो धीरे-धीरे वो 1-2 दिन में ही मेरे अंदर से निकल गया। बट मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे हस्बैंड को नहीं याद आ रहा था वो बार-बार। ऐसा नहीं है कि वो अ, मतलब दुखी नहीं होंगे उस चीज़ को देखकर, लेकिन उन्होंने इतना सोचा नहीं जितना मैं सोच रही थी। शायद वो ड्राइव कर रहे थे तो वो बिज़ी थे कि उनकी एकदम से फ़ोकस शिफ्ट हो गया होगा। मैं उनके बराबर में बैठी थी, मैं फ्री थी, तो मैंने उस चीज़ को इस तरीके से सोच लिया। तो 1-2 दिन तक मेरे को भी ऐसा रहा। तो मतलब मैं ये बताना चाह रही हूँ कि कई बार आप जस्ट कुछ इस तरीके का विटनेस भी कर लेते हैं ना, तो वो चीज़ आपके अंदर रहती है। लेकिन 1-2 दिन तक मतलब 72 आवर्स के अंदर-अंदर अगर वो आपके दिमाग से फ्लश आउट हो जाता है, तो वो सब टेम्परेरी रिस्पॉन्स होता है और सब नॉर्मल हो जाते हैं। वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एकदम पीटीएसडी में कन्वर्ट हो जाएगा एंड फिर वो आपको हॉन्ट ही करता रहेगा। ये नॉर्मल ह्यूमन हमारा रिस्पॉन्स है कि कई बार कुछ भी ऐसा बहुत अनयूजुअल अनएक्सपेक्टेड बुरा हो जाता है, तो हमें वो कुछ घंटों के लिए या 1-2 दिन के लिए नॉर्मली याद आ जाता है। लेकिन या तब से आप ये देख लो कि आज ही मैं अभी वीडियो बनाते वक़्त मुझे याद है, तो आज मैं इसको डिस्कस कर रही हूँ, ये नहीं कि रोज़-रोज़ मुझे कुछ याद आ रहा है। तो ये सब नॉर्मल है। लेकिन जो लोग उस चीज़ को प्रोसेस करके रिलीज़ नहीं कर पाते, एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उनके लिए एक बिल्कुल बीमारी जैसा एक्सपीरियंस होता है, वो बहुत सफ़र करते हैं। और है कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर्स की वज़ह से कहीं पर भी बाढ़ वग़ैरह, भूकंप आता है, बहुत तबाही हो जाती है, तो उसके बाद भी ना जो सर्वाइव कर रहे होते हैं, उनके लिए ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो सकता है ये। ऐसी कोई भी वॉर, वायलेंस या टेररिस्ट अटैक होता है, वो 9/11 वाला, है ना? तो जो लोग भी ऐसे सर्वाइव किए होते हैं, तो उनके लिए कितना ट्रॉमेटिक होता है कई बार। अभी वो जो प्लेन क्रैश हुआ था, पूरे प्लेन में से एक ही आदमी जो बचा था, तो उसके लिए भी कितना इनकम से ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस। तो इस तरीके का कुछ भी ऐसा अनयूजुअल होता है, तो उसमें भी ऐसा हो सकता है। सडन लॉस या कोई ग्रीफ जैसे मैंने उस बच्ची का एग्ज़ाम्पल दिया था कि उसकी मदर की एकदम सडन डेथ हो गई, अनएक्सपेक्टेड डेथ, यंग डेथ थी। तो उसको बहुत चाइल्डहुड ट्रॉमा और या कुछ भी अटैचमेंट वुंड्स होते हैं। बचपन में किसी बच्चे के साथ किसी भी तरीके से बहुत मार-पिटाई या कुछ भी ऐसा हुआ हो, है ना? उसको इमोशनल नेग्लेक्ट किसी भी तरीके से उसने अपने पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा फाइट विटनेस की हो। जैसे अभी वो बताया था मैंने कि 9 साल के बच्चे ने अपनी आँखों के सामने ही माँ को जलते हुए देखा, चीखें सुनी। तो इस तरीके से हो सकता है। रिपीटेड एक्सपोज़र टू स्ट्रेस बिना रिकवरी के किसी को बहुत स्ट्रेस चल रहा है, बार-बार, बार-बार उसकी रिकवरी हीलिंग हो नहीं पाती लेकिन बार-बार एक से एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। या फीलिंग ट्रैप्ड, पावरलेस और अलोन ड्यूरिंग द इवेंट। कई बार बहुत हेल्पलेस फील करते हैं कि कुछ एकदम से एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी अनएक्सपेक्टेड हो जाता है और एक पर्सन ना नहीं अपने अंदर की वो पावर, कॉन्फिडेंस, करेज जुटा पाता है क्योंकि वो प्रिपेयर्ड नहीं होता है, तो वो बिल्कुल हेल्पलेस फ़ील करता है। तो कई बार वो इवेंट भी उसके लिए एकदम ट्रॉमेटिक बन जाता है, जबकि कुछ ऐसा बुरा उसके साथ हुआ नहीं फिज़िकली, मेंटली या कुछ नहीं, लेकिन उसके अंदर की वो इनेबिलिटी थी उस सब चीज़ों को मैनेज ना करने की, तो वो भी एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस की तरह हो जाता है, जिसे बाकी लोग देख के कहेंगे, "यार, इसमें कौन-सी बात है?" तो किसी के भी साथ हो जाता है, "ये तो बहुत ही वीक है," ऐसा कर लेकिन जिसके साथ हो रहा होता है, उसके लिए वो छोटी-सी बात भी रियल में बहुत बड़ी होती है। तो हमेशा हमें एम्पैथाइज़ करना चाहिए लोगों के साथ। उनके पेन को ऐसे मिनिमाइज़ नहीं करना चाहिए कि अरे इसमें कौन-सी बड़ी बात है। अरे जिस पे बीत रही होती है, उसे ही पता चलता है कि ये सच में कितनी बड़ी बात है। तो ये थे कॉजेज़। आप देख लीजिए सिम्पटम्स अलग-अलग क्या आते हैं, जैसे ईडी एक्सपीरियंसिंग सिम्पटम्स जो होते हैं, फ्लैशबैक्स आना, नाइटमेयर्स आना, जैसे अभी मैं बता रही थी। कोई भी इंट्रूसिव मेमोरीज़ क्योंकि डिस्टॉर्ट हो जाती है मेमोरी भी, स्ट्रॉन्ग इमोशनल और फिज़िकल रिएक्शंस आते हैं, वो रिमाइंडर्स उन सब ट्रिगर्स के लिए बार-बार। कई बार तो बैठे-बिठाए ही अपने आप ही इंसान रोने लग जाएगा, चीखें मारने लग जाएगा, इस तरीके से क्योंकि मेरे क्लाइंट्स के सारे एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं आपको बता पा रही हूँ। हाइपर अराउज़ल सिम्पटम्स होते हैं, एकदम कांस्टेंट अलर्टनेस रहती है, स्टर्टल रिस्पॉन्सेस रहते हैं, यानी कि किसी भी साउंड, किसी भी सिचुएशन को देख के एकदम से ऑटो रिएक्शन करने लग जाता है, ओवर रिएक्शन। इरिटेबिलिटी और गुस्सा, स्लीपिंग प्रॉब्लम होने लगती है क्योंकि नाइटमेयर्स जो आते हैं वो स्लीप सब डिस्टर्ब कर देते हैं, रेसिंग हार्ट और बहुत शैलो ब्रीथिंग हो जाती है इस तरीके से। अवॉइडेंस सिम्पटम्स जो आते हैं, वो प्लेसेस को, लोगों को, कन्वर्सेशन उससे रिलेटेड अवॉइड करना स्टार्ट कर देते हैं, इमोशंस को अवॉइड करते हैं या बहुत ज़्यादा बिज़ी रहेंगे उन फीलिंग्स को अवॉइड करने के लिए। इमोशनल टोटली शट डाउन हो जाते हैं, फ़ील ही नहीं करना मतलब बंद कर देते हैं, नंबनेस एकदम से बिल्कुल आ जाती है, जैसे ऐसे डिस्कनेक्टेड से खुद से जी रहे होते हैं बस।
चल रहे हैं रोबोटिकली, जैसे रोबोट के पास इमोशंस नहीं होते ना, तो ऐसे ही लाइफ हो रही होती है। कॉग्निटिव और इमोशनल सिम्पटम्स देखिए क्या आता है, गिल्ट और शेम कहीं पर बहुत हावी हो जाता है, नेगेटिव बिलीफ हो जाता है अपने बारे में, दुनिया के बारे में, लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, इमोशनल नमनेस आ जाती है, बिल्कुल डिस्कनेक्टेड फील करने लग जाते हैं। बॉडी बेस्ड सिम्पटम, क्रॉनिक पेन डेवलप कर लेते हैं, कई बार डाइजेस्टिव इश्यूज बहुत होते हैं, बहुत फटीग, थकान रहती है, हेडेक होता है, और इम्यून सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा डाइजेशन से रिलेटेड आईबीएस के बहुत ज़्यादा सिम्टम्स आ जाते हैं। तो ये कॉमन सिम्टम्स जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में देखे गए हैं, वो मैंने हर लेवल पर आपको कॉजेज और सिम्टम्स समझाए हैं। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट सेगमेंट की, जिसमें हम हीलिंग की बात करते हैं। तो जो इतना सालों से मैं अपने क्लाइंट्स के साथ वर्क कर रही हूँ और जिससे उनको फ़ायदा होता है, वो अपने उस फेज़ से बिल्कुल बाहर आ जाते हैं। यानी कि उनके अंदर मेमोरी तो रहती है, लेकिन वो मेमोरी बिल्कुल पावरलेस हो जाती है। क्योंकि मेमोरी को ऐसा कहने के लिए बोलते हैं कि वो मेमोरी इरेज़ हो गई आपके अंदर से। इरेज़ मेमोरी नहीं होती है। मेमोरी का इफ़ेक्ट इरेज़ हो जाता है उसका, यानी कि उससे कोई इमोशनल रिस्पॉन्स नहीं आता, उससे कोई फ़िज़िकल रिस्पॉन्स नहीं आता, और आप उसे ना तो याद करना चाहते हैं, ना माइंड आपको उसको याद दिलाता है। जैसे वो फ्लैशबैक्स आ रहे होते हैं, वो सब आने बंद हो जाते हैं। और अगर कभी कोई डिस्कशन भी होता है उसके बारे में या कुछ याद आता है, तो आप बहुत ही सेफली, बहुत ही एकदम पूरे कंट्रोल में आराम से रिस्पॉन्स देते हैं। तो इस तरह से हीलिंग हो जाती है उसमें। तो मैं बताती हूँ क्या-क्या करना है। बॉडी की सेफ्टी सबसे पहले है, क्योंकि आप अगर अपने माइंड को शांत करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको बॉडी को सेफ्टी का सेंस कराना होगा, क्योंकि हम सबसे पहले अपनी बॉडी से आइडेंटिफाई करते हैं। क्योंकि आपकी बॉडी में वो ट्रॉमा रिस्पॉन्सेस स्टोर हुए हुए होते हैं, तो आपकी बॉडी ओवर रिएक्ट कर रही होती है। कई बार मेरे क्लाइंट्स बताते हैं कि सुबह उठते ही अपने आप ही सडनली हार्ट बीट बढ़ी हुई महसूस होगी, ब्रीथिंग बहुत शैलो होगी, पेट में बहुत अनकंफर्टेबल फीलिंग होगी, बस चीख-चीख के रोने का मन कर रहा होगा, बाल नोचने का मन कर रहा होगा। इस तरीके की भी हैवी सिम्पटम्स भी आते हैं। तो बॉडी की सेफ्टी सबसे पहले होती है। तो आपको ग्राउंडेड रहना, प्रेज़ेंट मोमेंट में रहना सिखाया जाता है, और बॉडी के रिलैक्सेशन के लिए पूरा वो किया जाता है, जिसमें मसाज जो है ना, ब्रेथ वर्क, ये सब चीज़ें, जिससे कि बॉडी सेफ फील करना शुरू करती है। तो बहुत सारी ग्राउंडिंग टेक्निक्स, जिसमें कि सबसे ज़्यादा ईज़ी एंड कॉमन है कि जब भी आपको पैनिक सा फ़ेज़ आए, फ्लैशबैक्स परेशान करे हो, तो तुरंत नज़रें घुमाकर देखो क्या चीज़ आप विजुअली नोटिस कर सकते हो। चाहे वो आप ये कि मैं इस सोफ़े पे बैठी हूँ, यहाँ पे पंखा है, यहाँ पे एसी है, कुछ भी, यहाँ पे घड़ी लग रही है, इस कलर की वॉल है, कुछ भी आप देखो उसे। ऐसे ही आप टच करो, आप सुनो, आप स्मेल करो, आप टेस्ट करो, कुछ इस तरीके से जो है ना, पाँचों सेंसेस को एंगेज कर आप अपनी बॉडी को सेफ्टी का एहसास कराओ। तो इसमें मसाज, ब्रेथ वर्क, ये सब चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं। सेल्फ हग, और अपने आप को सेल्फ हग करके अफ़र्मेशन देना, ये सब आपकी बॉडी को सेफ फ़ील कराती हैं कि वो अब इवेंट है ही नहीं, वो होकर ख़त्म हो गया। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मेमोरी बेस्ड है, एंड इस मेमोरी को भी अभी इसमें से इमोशंस को रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले बॉडी को रिलैक्स रहना सिखाया जाता है, ताकि बॉडी माइंड को कुछ भी ऐसा मैसेज ना दे। बॉडी का ओवर रिएक्शन सबसे पहले जो है ना, वो ख़त्म हो जाए। तो इसके लिए ईएफटी, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, जो कि एक टैपिंग टेक्निक है, उसका भी इस्तेमाल किया जाता है, कि पर्टिकुलरली आइडेंटिफाई किया जाता है कि ट्रॉमा का रिस्पॉन्स बॉडी के किस पार्ट से आ रहा है। तो वहाँ पे टैपिंग के थ्रू, उस पर्टिकुलरली उसमें एनर्जी हीलिंग के थ्रू, वो सब, या फिर किस बॉडी के पार्ट में वो है, तो उससे रिलेटेड जो चक्रा जिस रीजन में वो आती है, तो वहाँ से रिलेटेड जो चक्रा होता है, उसकी भी हीलिंग की जाती है। तो सबसे ये सारी की सारी हीलिंग प्रोसेस से ना, आपकी बॉडी वो ट्रॉमा के रिस्पॉन्स को जो उसने स्टोर कर रखा होता है, वो रिलीज़ कर देती है। और इसमें हिप्नोथेरेपी के थ्रू भी हम ये करते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। तो बॉडी सबसे पहले वो जो ओवर रिएक्ट कर देती है, वो बंद कर देती है। नर्वस सिस्टम रेगुलेशन, क्योंकि आपका अमिगडाला ओवर रिएक्ट कर रहा होता है, और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की पावर सप्रेस हो रही होती है, फाइट फ्लाइट उसमें वो रहते हैं। तो इसमें वही आपका जो है ना, जो मेमोरी है आपका, सो आपकी जो आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन जो आपका है एक टेक्निक, उसमें हम लोगों को उस मेमोरी को रिकॉल कराकर बायलैटरल आई मूवमेंट, शोल्डर्स पर टैपिंग, ब्रेथ वर्क, अफर्मेशन, सजेशंस जो दिए जाते हैं, उसके थ्रू भी उस चीज़ को रेगुलेट कराते हैं। ब्रेथ वर्क तो नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करता ही है। इसी तरीके से अलग अलग
जो टेक्निक्स है, विजुअलाइज़ेशन टेक्निक, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। जैसे एनर्जी हीलिंग बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो इन सब से आपका नर्वस सिस्टम रेगुलेट होता है। साथ के साथ जो मीनिंग आपने ऑलरेडी उसको दिया हुआ होता है, उस इवेंट को, उस मीनिंग को भी धीरे-धीरे चेंज कराया जाता है। उससे भी नर्वस सिस्टम आपका रेगुलेट होता है। तो जितना भी ये आपकी हीलिंग प्रोसेसेस हैं, जो टेक्निक्स हैं, वो सब इस पे बहुत ज़्यादा काम करती हैं। इंस्टेंट पैनिक अटैक रिलीफ के लिए सिखाया जाता है कि जब भी आपको वो हो तो आप अपनी फिजियोलॉजी को चेंज कर दो। आप ब्रीथिंग को अनइवन कर दो एंड आप अपनी आईज़ को मूव करो चारों तरफ क्लॉकवाइज़, एंटी क्लॉकवाइज़ एंड देन आप उसके बाद पानी पी लो। तो इस तरीके से बहुत सारी मल्टीपल टेक्निक सिखाई जाती है जिससे कि नर्वस सिस्टम के रेगुलेशन होता है। ट्रॉमा प्रोसेसिंग, इसमें उस जो मेमोरी है उसको रिविज़िट कराया जाता है बट बहुत ही सेफ तरीके से। ये मैं पर्सनली हिप्नोथेरेपी के थ्रू करती हूँ कि उस पर्सन को वहाँ पर ले गए उस मेमोरी पर और उसे बिल्कुल डिसोसिएट करके, डिटैच करके, उसे सिर्फ़ और सिर्फ़ एक मीनिंग लेना है वहाँ से और उसे अगर किसी को फ़ॉरगिव करने की ज़रूरत है तो फ़ॉरगिव करना है। जो इमोशन सप्रेस्ड हैं, तो रो, चीखो, चिल्लाओ, जो भी मन की भड़ास है निकालो, वो सब है। एंड देन एक्सेप्टेंस दिलाई जाती है एंड देन फिर उसके बाद आप ये डिसीजन लेना है आपको कि आप आपको अपनी लाइफ को वैल्यू करना है, मूव ऑन करना है और फिर उसको फ्यूचर के लिए विजुअलाइजेशन कराया जाता है कि ये चीज़ को एक्सेप्ट करने के बाद, इससे फ्री होने के बाद उसकी लाइफ कैसी है। तो इस तरीके से ट्रॉमा प्रोसेसिंग और इसके मल्टीपल वेज हो सकते हैं। तो किसी भी तरीके से, लेकिन ये खुद रिविजिट करना उस चीज़ को डेंजरस हो सकता है। तो ये आप किसी ट्रेन्ड थेरेपिस्ट के साथ ही करें, क्योंकि पता चला आप उस मेमोरी को रिविजिट कर रहे हैं, आप उसे चाह तो रहे हैं प्रोसेस करना, रिलीज़ करना, लेकिन आप और बुरी तरीके से फँस गए। तो ये एक ऐसा गार्डेड प्रोसेस होता है जो किसी एक्सपर्ट की देखभाल में ही करना चाहिए। रिड्यूसिंग अवॉइडेंस, वो यूजुअली इंसान ना अवॉइड कर रहा होता है उन सारे ट्रिगर्स को, तो बहुत सेफ्टी से हम एक्सपोज़र्स कराते हैं, बहुत इंग्रेडिएंट एक्सपोज़र्स कराते हैं। तो उसमें धीरे-धीरे पहले थॉट प्रोसेस चेंज करना, एक्सेप्टेंस की अगर आप उसे फेस करोगे तो इस तरीके का रिस्पॉन्स आ सकता है। तो वो रिस्पॉन्स अपने आप ही डाउन जाएगा और बहुत ही सेफ तरीके से, जैसे बाकी चीज़ों में ईआरपी कराई जाती है, ऐसे ही इसमें भी कराया जाता है। मीनिंग एंड इंटीग्रेशन, ऐसा नहीं है दिमाग में तो मीनिंग डाल दिया कि वो इवेंट है तो भैया ज़िंदगी ओवर है, नहीं। ये है कि वो हुआ था, लेकिन फिर भी लाइफ बहुत वैल्यूएबल है और अब कुछ नहीं हो सकता, मेरी ज़िंदगी खराब हो गई, मीनिंग नहीं देना है। ये है कि हाँ, ये हुआ, इवन देन मैंने सर्वाइव किया, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ और मैं अपनी लाइफ को वैल्यू करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। तो इस तरीके से बहुत अलग-अलग, ये तो मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, अलग-अलग तरीके से जिसका जो क्लाइंट स्पेसिफिक होता है, मीनिंग उसको चेंज कराया जाता है और वापस से उसको लाइफ से इंटीग्रेट किया जाता है। और नेक्स्ट है रीबिल्डिंग ट्रस्ट। लाइफ के लिए, खुद के लिए, लोगों के लिए, प्लेसेस के लिए, बहुत कुछ। जो एक डिस्ट्रेस हो गया होता है, जैसे उस लड़की के केस में ना, उसको अपने सगे भाई से भी, अपने फादर की रूम में आने की आहट से भी एकदम से डर डर लगने लगा था, ट्रस्ट इश्यूज़ होने लगे थे। तो बहुत सारी चीज़ों के लिए वो जो जिसकी जो-जो भी इश्यूज़ हैं, वो सब हमें स्पेसिफिकली पता होते हैं। तो आपके जो होंगे वो आपको पता होंगे, वो लेके और दोबारा से रीबिल्ड करना है ट्रस्ट। अपनी बॉडी को, अपने माइंड को सेफ्टी का एहसास कराने, क्योंकि आपके ब्रेन के लिए सेफ्टी कम्स फर्स्ट, बाकी सब बाद में है। तो लोगों के बीच में रहना है, अलग प्लेसेस विजिट करने हैं, उसके बारे में भी बात होगी जो हो चुका है, आगे भी सिमिलर टाइप का कुछ हो सकता है। वो बहुत मल्टीपल वेज में जिसकी जो रिक्वायरमेंट होती है उसके से बहुत अलग तरीके से बात करके इसमें काउंसलिंग सीबीटी से, क्योंकि इसमें जो ट्रॉमा बेस्ड सीबीटी होती है, हम जो सीबीटी अप्लाई करते हैं, तो सीबीटी भी बहुत अलग-अलग तरीके से अप्लाई की जाती है। तो उसमें जो है सारी ट्रॉमा फोकस्ड सीबीटी का ही एप्लीकेशन होता है और उसमें हम पूरा उसे ट्रस्ट गेन करना सिखाते हैं। अब देखिए, आपको घर बैठे कैसे पता चलेगा कि आप हील हो रहे हैं, नहीं हील हो रहे हैं? तो यहाँ पर हीलिंग कैसे लगती है आपको? तो ट्रिगर स्टिल अपीयर बट फील मैनेजेबल, कि आपको कुछ दिक्कत नहीं होता है तो आप समझिए कि आपकी हीलिंग होना स्टार्ट हो गई है। मेमोरीज लूज इमोशनल चार्ज, मेमोरी तो है लेकिन उनमें इमोशनल पावर नहीं है। बॉडी रिस्पॉन्स मोर स्लोली एंड सॉफ्टली, बॉडी के रिस्पॉन्सेज जो ओवर रिएक्ट करते थे वो बंद हो गया है। स्लीप इंप्रूव हो गई आपकी, सेंस ऑफ चॉइस रिटर्न्स, आप वापस से लाइफ को चूज करने लगे, नहीं तो आप तो बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड हो गए थे ना, आप खुलकर जीने लगे हैं। लाइफ एक्सपेंड्स अगेन, और वही लाइफ में आपके आपका जो दायरा है वो बहुत बढ़ गया है, पहले तो बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड वे में थे।
और हीलिंग क्या नहीं होती है, नेवर फीलिंग फियर। लोगों को लगता है कि मुझे तो कभी डर ही नहीं लगना चाहिए ज़िंदगी में, ऐसा नहीं होता भाई। इरेज़िंग मेमोरीज़ कि वो मेमोरीज़ ही हट जाएँगी। मेमोरीज़ अगर आपको कोई बोलता है ना मेमोरीज़ डिलीट कर देते हैं, झूठ बोलता है। मेमोरीज़ डिलीट नहीं होती है, उनकी पावर खत्म होती है। फोर्सिंग पॉजिटिविटी कि फोर्सिंग एकदम से पॉजिटिव पॉजिटिव बहुत ज़्यादा है। टॉक्सिक पॉजिटिविटी में थोड़ा ना जाना है, इस पे मैंने वीडियो बनाई है, देख लेना। और रशिंग रिकवरी और बस रिकवरी एक दिन में नहीं होती भाई, टाइम लगता है इन सब चीज़ों में। तो आपको समझना है कि ये सब चीज़ों से आप बाहर आ सकते हैं, आप बिना दवाई के बाहर आ सकते हैं, इसकी कोई दवाई नहीं होती है ऐसे। अब बहुत ही ज़्यादा हैवी सिम्पटम्स आने, कोई घबरा रहा है और थोड़ा-सा भी सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है, तो भाई फिर तो दवाई किसी भी उसके नाम पर दी जा सकती है। बट एक्चुअल में कोई भी मेडिसिन आपके अंदर से उस ट्रॉमा के रिस्पॉन्स को ख़त्म नहीं कर सकती। ये सब नेचुरल प्रोसेस इसी तरीके से साइकोथेरेपी, हिप्नोथेरेपी, अलग-अलग ब्रेथ वर्क की, सोमैटिक थेरेपीज़ के थ्रू, इन्हीं के थ्रू होता है। नेचुरल तरीके से लाइफ़ को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है, मूव ऑन करना ही पड़ता है। एंड आगे के लिए भी आपको इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया जाता है कि किसी भी चीज़ का इफ़ेक्ट आप पर नहीं होता है। और अगर होता भी है तो बहुत टेम्परेरी होता है। जैसे मैंने बताया ना, मैंने खुद अपनी आँखों के सामने उस औरत को ऐसे देखा, मर गई वो। तो वो होता है क्योंकि मैंने उस टाइम सोचा, और ये है भी घटना बहुत पुरानी, 7-8 साल पुरानी है। तो अब क्या है कि उस वक़्त सोचा तो वो 1-2 दिन तक दिमाग में रहा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल डिसफंक्शनल हो गई थी, मैं कुछ काम करने लायक नहीं थी। लेकिन हाँ, याद आ रहा था, फ्लैशबैक आ रहे थे उसके, वो सीन आ रहा था। तो ऐसा है कि फिर आप नॉर्मल इंसान हो तो थोड़े तो आप इमोशंस कैरी करोगे ना, चाहे आप किसी को जानते भी नहीं, थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। लेकिन वो कभी भी ऐसे ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस में नहीं सेट होगा अंदर कि आपकी लाइफ़ ही बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगी। सो माय डियर वन्स, इस अंडरस्टैंडिंग के साथ अपने आप को इस फ़ेज़ से बाहर निकालो। और जिसको भी हेल्प की ज़रूरत है, प्लीज़ शेयर कर दिया करो वीडियो, क्योंकि आपका एक शेयर लोगों की बहुत बड़ी मदद कर सकता है। राइट गाइडेंस उन तक पहुँचेगी, तो वो अपने आप को नेचुरल वे में ही हील कर लेंगे और फिर से हँसने मुस्कुराने लगेंगे। और इससे बड़ी खुशी हम सब के लिए और क्या हो सकती है ना? मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो पर कमेंट कर कर बताओ कि क्या आपने कभी ट्रॉमा एक्सपीरियंस किया था, और किया था तो आप कैसे बाहर निकले? क्योंकि आपका कमेंट जब दूसरे लोग पढ़ेंगे ना, तो उनको बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलेगी। आप अपनी हेल्प कर रहे हो, अभी पूरी तरह से नहीं में निकल पाए हैं, लेकिन आप अपनी हेल्प कर रहे हो और आप हर दिन बेटर होते जा रहे हैं। तो वो भी एक्सपीरियंस शेयर करो, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस शेयर करने से बाकी लोगों को भी बहुत बड़ी हिम्मत मिलेगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना खास ख्याल रखना।